टॉप 50 शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। मार्केट्स जो कि एक रेंज के अंदर अब कामकाज कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर, अलग अलग पॉकेट्स के अंदर कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले बाजार को देखें तो करीब 37 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। निफ्टी में 9653 का लेवल है। सेंसेक्स जो कि 132 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, आधा फीसदी ऊपर कामकाज करते हुए। इसके अलावा बाइंग आ जा रही है हीरो मोटोकॉर्प में। नंबर्स के बाद जो सेल्स के नंबर आ उसके बाद खरीदारी है, 3% ऊपर है। भारतीय एयरटेल में जो न्यूज फ्लोज हैं उसके बाद पॉजिटिव मूव, 3% ऊपर ये भी कामकाज करते हुए। सिप्ला और अदानी पोर्ट दोनों में ही करीब 1.5 से 2 से इनफैक्ट 3% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस लगातार बाइंग स्प्री पे है। औरोबिंदो फार्मा करीब 2% ऊपर है। एनटीपीसी, आइशर मोटर्स और एचडीएफसी करीब 1.5% की खरीदारी यहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा गिरावट आज टाटा स्टील में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नया हाई हिट करके सुबह आज करीब 1.5% नीचे है। गेल और बीपीसीएल ऑयल एंड गैस स्पेस में शुरुआती दौर में तेजी थी, लेकिन फिजल आउट हुई और अब गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जिन पॉकेट्स में खरीदारी है उसमें राणे ग्रुप, पूरे ग्रुप के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। आप देखिए, राणे मद्रास हुआ, राणे होल्डिंग हुआ, इन सब में ही करीब 2 से लेकर 10% तक का एक उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट वो जो खरीदारी है वो और बड़ी है। अब राणे ब्रेक करीब 12% ऊपर आ चुका है। राणे मद्रास 7% ऊपर है। राणे इंजन 7.5% और राणे होल्डिंग करीब 4.5% ऊपर है। इनफैक्ट इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सभी इंडिविजुअल कंपनीज में ज़्यादा तेज़ी है और जो होल्डिंग कंपनी है वो नीचे कामकाज कर रही है। ऑटो स्पेस जो है वहाँ पर भी खरीदारी है। इसमें टीवीएस मोटर 3% ऊपर है। नंबर्स के बाद नया 52 वीक्स हाई हिट किया। हीरो मोटोकॉर्प पे हम बातचीत कर चुके हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर में 1% की खरीदारी। टाटा मोटर्स करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट बजाज ऑटो एक्सेप्शनल है, यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। ऑटो एंसिलरी में एनआरबी बियरिंग 3% ऊपर, रिको ऑटो करीब 2.5% ऊपर और मुंजाल ऑटो भी रफली 3.5% ऊपर कामकाज करते हुए यहाँ पर भी कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो बाइंग है वो है इंफ्रा स्पेस में। आप देखिए तो जीएमआर इंफ्रा करीब 17.5% ऊपर है। जीवीके पावर में भी 8% की खरीदारी है। एचसीसी 3.5% ऊपर, आरपीपी इंफ्रा 9% ऊपर और सीएनसी कंस्ट्रक्शन भी 5% ऊपर कामकाज करते हुए। बाइंग जीएमआर इंफ्रा में इसलिए कंपनी के नंबर्स आए हैं और नंबर्स में ये साफ हो गया है कि जो डेट सिचुएशन है उसमें एक मेजर गिरावट देखने को मिली है और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो कंपनी की काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुई है। इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी के एयरपोर्ट, 2 मेजर एयरपोर्ट जो है उन एयरपोर्ट की तरफ से डिविडेंड कंपनी को आया है, तो वो रिफ्लेक्ट भी हुआ है जीएमआर इंफ्रा में और 17% ऊपर ये अब कामकाज कर रहा है। 17.5 रुपये की लेवल्स पे जीएमआर इंफ्रा का शेयर कामकाज करते हो, तो एक अच्छी बाइंग इंफ्रा स्पेस में जीएमआर इंफ्रा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जीवी का पावर भी काफ़ी तक सपोर्टिव है कि एक सिचुएशन ये बनती है कि जो एयरपोर्ट कारोबार जीएमआर इंफ्रा को टर्न अराउंड दे सकता है, तो जीवीके के पास भी एयरपोर्ट कारोबार है, तो क्या वहां से भी कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन आएगा, उसको मार्केट रीड करने की कोशिश कर रहा है और शायद इसी वजह से वहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ बजिंग स्टॉक्स में सीएट है, अपोलो टायर्स है, जेके टायर है और टीवीएस चक्रा, यानी कि टायर शेयर है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। आप इसमें मेजरली आउट परफॉर्मेंस जो आ रही है वो सीएट और जेके टायर की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। रफली 4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एक अच्छी तेजी टायर स्पेस के अंदर बनी हुई है। सेलेक्टिव टेक्सटाइल स्पेस में भी खरीदारी है, लेकिन पहले फार्मा। कैडिला 5% ऊपर है, लगातार चौथे दिन बाइंग है। मार्क्सन्स फार्मा 2% ऊपर है। सिप्ला 2.5% ऊपर है। छोटी फार्मा कंपनी में गोफिक बायो करीब 5.5% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली। तो फार्मा शेयरों में भी लगातार चौथा दिन है जबकि खरीदारी का रुख बना हुआ है। इनफैक्ट सोमवार को जी बिजनेस ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि एक अच्छी वैल्यू अवेलेबल है फार्मा स्पेस में, और वैल्यू में जो सबसे अच्छी वैल्यूएशन पूरे सेक्टर के अंदर है वो है औरोबिंदो फार्मा में। 15% सोमवार से लेकर अब तक ये शेयर चल चुका है, तो एक अच्छी तेजी फार्मास्यूटिकल स्पेस में और उसमें से भी पर्टिकुलरली औरोबिंदो फार्मा जो कि अपने एक अच्छी तेजी दिखाए कामकाज कर रहा है। आज भी 8 रुपये ऊपर है। 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चले तो रही फार्मा स्पेस की बात, लेकिन क्रूशियल हो जाता है ये हफ्ता, क्योंकि इस हफ्ते में यानी कि अपकमिंग वीक जो है वहाँ पर आरबीआई की तरफ से भी रेट को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं। क्या आउटकम आ सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ पूजा मौजूद भी है। पूजा, अनुमान है कि शायद इन्फ्लेशन का जो एक आंकड़ा है उसको लेके आरबीआई कुछ रिवीजन दे और शायद मॉनसून दूसरी एक क्रूशियल चीज रहने वाली है। इन चीजों को देखते हुए क्या अनुमान है, किस तरह की पॉलिसी कट रही, क्या कट है या नहीं है?
जी, जिन भी जानकारों से हमारी बात हुई, ज़्यादातर यही मान के चल रहे हैं कि इस बार शायद रेट कट ना देखने को मिले, क्योंकि पहले वो मॉनसून देखेंगे, आगे की महंगाई किस तरह की आती है उसको देखेंगे, क्योंकि मॉनसून का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार महंगाई पर वो देखा जाएगा। उसके बाद ही शायद रेट कट का डिसीजन ले। और हमने जब लास्ट टाइम भी एक जो पोल कराया था, अप्रैल में जो पॉलिसी आई थी, उसमें भी मत यही था, ज़्यादातर यही बातें निकल कर आई थी कि जो रेट कट होगा वो अगस्त में ही देखने को मिलेगा। अगस्त से पहले किसी भी तरह की चेंज नहीं हुआ। पहले जो स्टांस था वो था कि क्रेडिट पॉलिसी के अंदर शायद रेट कट होते हुए दिखाई पड़े, फिर स्टांस बीच में चेंज हुआ कि रेट हाइक होते हुए दिखाई पड़े, अब वापस न्यूट्रल स्टांस है। तो बहुत तेजी से स्टांस नहीं चेंज हो रहे हैं। स्टांस चेंज हो रहे हैं क्योंकि तेजी से देखिए माहौल भी काफी बदल रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद काफी सारी चीजें बदली है। जीडीपी और आईआईपी डब्ल्यूपीआई के जो बेस था वो चेंज कर दिया गया है। फिर धीरे धीरे पहले मॉनसून के अनुमान को लेकर बताया जा रहा था कि एल नीनो का कुछ खतरा बन सकता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल मॉनसून की बात की गई है। तो मोटा मोटी अब ये बात निकल कर आ रही है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जब अप्रैल में भी बात हुई थी तो उस टाइम जानकार यही मान के चल रहे थे कि अगस्त से पहले तो इस बार देखने को नहीं मिलेगा, और वो मत इस बार भी बरकरार ही है। 60% यही मानकर चल रहे हैं कि स्टेटस को इस बार भी मेंटेन रहेगा। मॉनसून के बाद किस तरह का महंगाई के आंकड़े निकल कर आते हैं उस पर डिपेंड करेगा रेट कट लेंगे कि नहीं लेंगे। इन आंकड़ों को देखकर तो पूजा लगता है शायद जो जानकारों की राय हो कुछ बटी हुई दिख रही है। जी, बटी हुई दिख रही है ज्यादातर जानकार, लेकिन 60% जानकार लेकिन उसमें यही कह रहे हैं कि रेट कट देखने को नहीं मिलेगा। बटी हुई इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो महंगाई के आंकड़े इस बार आए हैं वो आरबीआई ने जो अनुमान किया था उससे कम आए हैं। तो वो देखते हुए शायद कुछ जानकार ये कर रहे हैं कि शायद एक फॉरवर्ड रेट कट इस बार देखने को मिले, फॉरवर्ड स्टैंस आरबीआई की तरफ से शायद इस बार देखने को मिल सकता है। सरप्राइज रेट कट का अनुमान भी कुछ मान के चल रहे हैं, लेकिन अनुमान ज्यादातर जानकारों का यही है कि इस बार भी स्टेटस को मेंटेन रहेगा। सीआरआर पर हमारा अगला सवाल था कि वहां पर किस तरह के एक्शन आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार रेपो रेट और सीआरआर में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन रिवर्स रेपो रेट एक सरप्राइज एक्शन था आरबीआई की तरफ से जो कि देखने को मिला था। तो इस बार हमारा सवाल सीआरआर को था कि लिक्विडिटी ईज आउट करने के लिए क्या वहां पर कुछ कटौती होगी। तो 55% यहाँ मान के चल रहे हैं कि किसी तरह की कटौती यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। वही राय यहाँ पर वैसे बटी हुई है, 40% ये भी मान कर चल रहे हैं कि लिक्विडिटी ईज आउट करने के लिए सीआरआर में कुछ कटौती इस बार देखने को मिल सकती है। 2017 में कुल कितनी कटौती देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर करीब 60% जानकार ये मानकर चल रहे थे कि 0.25% कटौती देखने को मिल सकती है। वो भी जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये शायद अगस्त में पॉसिबल है। अगस्त में 0.25% की कटौती इस बार देखने को मिलेगी और इस बार स्टेटस को रहेगा। तो उसी पर 60% जानकार का मानना यही है कि 0.25% की कटौती रेपो रेट में देखने को मिल सकती है। 2017 अंत तक रुपए का स्तर कहाँ दिखेगा, तो यहाँ पर ज्यादातर जानकार ये मानकर चल रहे करीब 50% जानकारों के मानना है कि 70 के आसपास रुपए का लेवल रहेगा। वहीं करीब 40% जानकारों का ये भी मानना है कि 69 के आसपास रुपए का स्तर इस बार देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमारा ये था कि जो पॉलिसी आएगी इस पर आरबीआई का फोकस कहाँ होगा। तो पहला तो इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होगा कि महंगाई इस बार कैसे होगी, उसके बाद मॉनसून और उसके बाद एनपीए। मतलब इस बार एनपीए को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है, काफी सारी घोषणाएं सरकार की तरफ से भी आ रही हैं, आरबीआई भी कर रही है कि काफी सारे कदम उठाने चाहिए एनपीए को लेकर। तो उस फ्रंट पर किस तरह की कमेंट्री आरबीआई की तरफ से निकल कर आती है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। फिर क्रेडिट ग्रोथ, रुपए की चाल और बैंकों का मर्जर, इस पर ये भी कमेंट कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जहां पर कि आरबीआई की नजर रहेगी। चलिए, तो क्रूशियल जो चीज़ें हैं वो आपको पूजा ने बता दी हैं कि रेट कट में बदलाव नहीं होगा, ऐसा ज़्यादातर जानकार मानते हैं। सीआरआर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, सरप्राइज है लेकिन राय बटी हुई है। लेकिन महंगाई, मॉनसून, एनपीएज, रुपया, ये ऐसे फैक्टर हैं जिनको ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस सभी अपडेट देने के लिए। हमने दो जानकारों से बातचीत की, वृंदा कुमार सिन्हा क्या मानना है आपको ये भी बताते हैं, और साथ साथ बाकी जानकार क्या मानते हैं रेट कट को लेकर, यानी कि मिस्टर रमेश, एमडी रमेश अय्यर जो हैं एम फाइनेंशियल के, वो क्या मानते हैं, इस पर भी आपको राय दिलवाते हैं। जो अभी इन्फ्लेशन है, अगर मॉनसून अच्छा आया तो ये कंट्रोल में रह सकती है। तो उस आई डोंट नो इस इतने जल्दी रेट कट का कुछ रीजन है कि नहीं, मुझे लग तो नहीं रहा कि अभी रेट कट इतने जल्दी होगा। थोड़ा वेट एंड वॉच होगा टू सी इन्फ्लेशन का क्या हाल है, मॉनसून का क्या हाल है, एंड ये जो कैपेक्स साइकिल अगर पिकअप हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर पिकअप हो रही है कि नहीं। एक क्वार्टर के जीडीपी के ऊपर आई डोंट थिंक वन कैन टेक अ कॉल। हम समझते हैं कि एक
50 बेसिस पॉइंट अगर रेट करेक्शन अगर हमें देखने मिलता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल और सेंटिमेंट्स रहेगा ग्रोथ की ओर। जहां तक रिटेल एसेट्स के सवाल है, चाहे वो कार लोन हो या ट्रैक्टर लोन हो, मैं नहीं समझता हूँ कि उस लेवल के कस्टमर जो है 0.5% रेट के उम्मीद में वेट कर रहे हैं कि मैं गाड़ी लूँ या नहीं लूँ जी। बट अगर उनको भी इस 0.5% की एक बेनिफिट मिल जाती है तो उनके ईएमआई में इसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट एक तरीके से कुछ कम हो जाती है। तो आप दोनों जानकारों को सुन रहे थे, ब्याज दरों को लेकर उनका क्या स्टांस है। आज के जानकार मौजूद हैं, समीत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। समीत, पहले तो बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करेंगे। अपना नया रिकॉर्ड लेवल ऑलमोस्ट रिज्यूम करते करते वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग और अब एक रेंज के अंदर कामकाज हो रहा है। क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए बैंक निफ्टी में? देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट 3-4 दिनों में हमने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखा है। हालांकि निफ्टी ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया हुआ है, बट हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन है जो काफ़ी लाजमी था एक अच्छी खासी रैली आने के बाद। यहाँ से हम ऊपर की तरफ अभी ज़्यादा कुछ बड़े इमीडिएटली कुछ लेवल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यस, ये मोमेंटम और थोड़ा एक्सटेंड होगा। 23,550, 23,600 के नेक्स्ट लेवल जो बैंक टीम है वो आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अभी 23,200, 2300 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमारा यही मानना है कि फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा और इसमें स्ट्रैटेजी वही होगी, आप लोअर लेवल्स पे आता है तो वहाँ पे बाय कीजिए और ऊपर की तरफ आता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कीजिए। जी समित, आज के जो क्लियर कट विनर्स हैं उसमें हीरो मोटोकॉर्प सबसे पहला नाम है। ऑटो सेल्स के नंबर्स के बाद रिएक्शन टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत शार्पली दिया है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स भी सपोर्ट कर रहा है। ऑटो स्पेस से कोई शेयर पिक करना चाहेंगे? देखिए, हीरो मोटर की बात करें तो 3-4 दिनों पहले ही आपके चैनल पे हमने ये रेकमेंड किया हुआ था अराउंड 3650, 3680 के आसपास, और 3820 के हम इनिशियल एक टारगेट्स लेके चल रहे थे जो ऑलरेडी अचीव हो गया है। बट मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड वाइज अगर देखें तो ये स्टॉक ने लास्ट 2-3 महीनों में एक अच्छी खासी रैली दी है लोअर लेवल से। ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। 3950, 3980 के नेक्स्ट लेवल्स हम हीरो मोटो में देख सकते हैं। लोअर साइड में अगर देखें तो 3700, 3750 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया। ये 2 व्हीलर स्पेस से हो गया, बट अगर ऑटो स्पेस देखें तो हमारा M&M एक प्रिफर्ड पिक रहा है ऑफ लेट, जिसमें हमने डिसाइसिव ब्रेकआउट ये वीक में ही देखा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1380, 1400। तो ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। हालांकि 2 दिनों से कंसर्ट हो रहा है, बट हमारा मानना है कि कोई भी माइनर डिप आती है 1400 के आसपास, वो M&M में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 1480, 1500। जी अगर आप रियल स्टेट इंफ्रा स्पेस में देखें तो GMR इंफ्रा आज एक आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, 17-18% ऊपर है। इसको लेकर कोई राय आप रखते हैं? अगर इसके फंडामेंटल पार्ट को छोड़ दें, सिर्फ टेक्निकली देखें तो कहाँ तक का मूव की उम्मीद आप लगा रहे हैं इसमें? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर स्टॉक में फंडामेंटल स्ट्रेंथ रहनी है तो वो उसके प्राइजेस में भी रिफ्लेक्ट होगा। और लास्ट हमने 8-9 सालों से देखा है ये एक क्लियर लगाड़ है। ऑनेस्टली हम ये स्टॉक पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते, हम अवॉइड करते हैं ये स्टॉक। अगर आप लेवल वाइज देखें तो आज यस ये स्टॉक ने अच्छी खासी सर्च दी है, बट हम ये स्टॉक रिकमेंड नहीं करते ऑफिशियली। और इसमें इमीडिएट आप देख सकते हो 1820, 18.5 के रेजिस्टेंस लेवल्स है। अच्छे सपोर्ट से घुमा है, बट नियर टर्म में ट्रेडर्स को वो भी देखना पड़ेगा कि ये फॉलोअप बाइंग और कंटिन्यू होती है कि नहीं। जी कुछ शेयर्स में जैसे फार्मास्यूटिकल लगातार 4 दिन से ये शेयर चल रहे हैं। फार्मा शेयरों में एक जोरदार तेजी रही भी है। आप औरबिंदो फार्मा देखिए, आज भी 1.5% ऊपर है, आउट परफॉर्मेंस दी, 15% चल चुका है, वैल्यू बाय थी रादर ये। इनफैक्ट कैडिला आज 6% ऊपर है। इस पूरे स्पेस में कोई शेयर आपको लगता है इसकी तेजी कैरी फॉरवर्ड किया सकती है नेक्स्ट वीक के लिए भी? देखिए, ऑफ लेट हमारा ये मानना था कि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल स्पेस से दूर रहना चाहिए, और ये 2-3 महीनों में हमने कोई भी लॉन्ग सजेशंस फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में दिए नहीं थे। इनफैक्ट लो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप ऑरो फार्मा की बात करें तो 540, 535 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ल्यूपिन में 1100, 1120 का। ऑरो फार्मा तो उसको नीचे जाके वहाँ से रिकवरी दी है। बट अभी अगर आपका यहाँ पे लंबा अरसे का व्यू है, से 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, तो ये ऐसी लेवल्स है यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू से बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये सब स्टॉक्स में वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। तो हमारा ये मानना है अगर आपका थोड़ा लंबा व्यू है तो यहाँ पे स्टॉक्स में लोअर लेवल्स के आसपास इसको एक्यूमुलेट कीजिए स्टैगर्ड मैनर में, और यहाँ पे फिलहाल ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए क्योंकि स्टॉक्स में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी।
फार्मा में मिड कैप फार्मा पे कोई शेयर आप चुनना चाहेंगे? तो फ्रंटलाइन की बात हुई, लेकिन मिड कैप में डिविस हुआ, वोकहार्ट जैसी कंपनियों को देखें, इनमें से कोई शेयर, सिंजीन में कोई शेयर आपने चुना है? नहीं, देखिए ये स्टॉक्स ने अच्छा खासा अंडर परफॉर्म किया है और अभी भी हमें ऐसे कुछ मेजर रिवर्सल ये स्टॉक्स में दिख नहीं रहे। विद इन दिस मिड कैप स्पेस कैडिला हेल्थ केयर है जिसने एक अच्छे लो लेवल से रिकवरी दी है और ये लास्ट 5 या 6 महीनों में अगर आप इसका कंपैरिजन करें विद अदर फार्मास्यूटिकल स्टॉक तो क्लियरली इसने जो ट्रेंड है बक की हुई है। तो हमें लगता है कि ये जो इसका आउट परफॉर्मेंस है और कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट, तो 520-525 के लेवल्स कैडिला में दिख सकते हैं। चलिए समित, आपसे भी आगे बातचीत जारी रखेंगे, हम कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच मेरे एक सहयोगी मौजूद है मेरे साथ। महंगी मेडिकल डिवाइस जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं, ये कई कंपनियों चेतावनी भी सरकार की तरफ से दी गई है। दीपक के पास पूरी खबर भी है। दीपक, मेडिकल डिवाइस को इस पूरे ही जो परव्यू उसके अंदर लाया जा रहा है, जहाँ पे पहले महंगी दवाइयाँ थी, अब वहाँ महंगी डिवाइसेस भी आ गई हैं, क्या है पूरी खबर? देखिए, ड्रग कंट्रोल एक्ट जो है उसके तहत सरकार को ये अधिकार है कि जो डिवाइसेस हैं उनकी जो उनका प्रोडक्शन है, उनकी प्राइसिंग है, उनको चेक कर सके। और ये साल में सिर्फ 10% तक बढ़ाने की कंपनियों को छूट होती थी, लेकिन इससे पहले के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं इस पर फोकस उतना नहीं था। इस सरकार ने अब चेतावनी दी है, पहले लास्ट 30 तारीख तक उनको जमा कराना था प्रोडक्शन और कीमतों का जो वेरिएशन हुआ है पिछले 1 साल में, सरकार के पास डेटा जमा कराना था। अब वो 9 तारीख कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने चेतावनी दी है कि ये जो 19 डिवाइसेस हैं, अगर इनका प्राइसिंग पिछले कितने समय में कितना बढ़ाया और प्रोडक्शन क्या रहा है, ये अगर वो नहीं जमा कराएंगी कंपनियां, जिसमें आपके लेंसेज हैं, हार्ट वॉल्व्स हैं, नर्व्स के जो सिस्टम्स हैं वो हैं, और जो इम्प्लांट होते हैं चीज़ें, चाहे वो घुटना हो, हिप हो या दूसरी बोन्स हो, तो उनके डेटा भी देने पड़ेंगे। अगर ये कंपनियां नहीं देंगी तो सरकार इन कंपनियों के ऊपर आपराधिक मामला भी चला सकती है और साथ ही साथ सर्च एंड सीजर का ऑर्डर भी लेके आ सकती है। तो एक तरह से इन कंपनियों को चेतावनी है कि या तो आप अपना डेटा जमा कराएं और उस डेटा का एनालिसिस होगा कि क्या 10% ही बढ़ा है, अगर 10% से ज़्यादा बढ़ा होगा तो इन पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये दवाएं आने वाले समय में, जो 19 डिवाइसेस हैं, ये आने वाले समय में सस्ती हो सकती हैं। जी, तो सस्ती हो सकती हैं, खास तौर से मेडिकल इक्विपमेंट जो हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के नाम अभी लिए भी दीपक ने। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। इसमें जो एक मेजरली मूव आ रहा है वो है बीपीएल के अंदर। समित, बीपीएल के चार्ट्स देखिए, 5-5.5% ऊपर है, 73 रुपये के स्तरों पर है। प्योरली टेक्निकल बेसिस पे ये शेयर आपको लगता है कुछ मूव और दे सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इसमें? जी हाँ, देखिए थोड़ी बहुत मूवमेंट इसमें और एक्सटेंड हो सकती है, बट अगर आप थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखें तो ये स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है लास्ट 1.5 या 2 महीनों से। ऊपर की तरफ 80 से लेके 83 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन चुका है और ये लेवल क्रॉस करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी होना इंपॉर्टेंट होगा। नीचे की तरफ एक है, ये स्टॉक जब भी 68-70 के आसपास आता है वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देता है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये मोमेंटम और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बट 80 से लेके 83 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और ये लेवल्स ब्रेक करने के लिए इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़नी इंपॉर्टेंट है। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है बीपीएल को लेकर भी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन कुछ शेयर्स देखिए जिसमें सिंडिकेट बैंक, एक बाइंग आई है सिंडिकेट बैंक में, और एचसीसी में वैसे भी तेजी थी लेकिन तेजी और बढ़ी है और अब 2% ऊपर आ चुका है। डे हाई पर एचसीसी कामकाज कर रहा है और सिंडिकेट बैंक भी एकाएक तेज हुआ है दिन की ऊपरी तरफ। एचसीसी अब देखिए डे हाई पर आ चुका है और सिंडिकेट बैंक में एकाएक स्पाइक आया है, 3% ऊपर आ चुका है।